Numerical 1. In a Young's double slit experiment, the separation of the slits is 1 millimeter and red light of wavelength 620 nanometer is falling on it. Determine the distance between the central bright band and the fifth fringe on the screen, which is 3 meter away from the slit. इसको करने के लिए बेहतर है कि हम थोड़ी सी डायग्राम बना लें ताकि कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। ये देखें, ये एक जो है डबल स्लिट वाली साइड है और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है 1 मिलीमीटर की, और जो रेड लाइट यूज़ हो रही है उसकी वेवलेंथ है 620 नैनोमीटर, और ये फॉल कर रही है आगे एक स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले स्क्रीन का यहाँ से जो फासला है उसको हम लोग EO कह देते हैं, और जो वहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड और फिफ्थ फ्रिंज है ऑन द स्क्रीन उसके बीच में डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड, फिर उसके बाद फिफ्थ फ्रिंज कहाँ बनेगी, 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ। और ये क्यों बन रही है, क्योंकि इन दो स्लिट से यहाँ पे लाइट आ रही है। अब आपको याद होगा हम लोगों ने ये वाला फासला मालूम करना है y, तो उसके लिए हमें एक तो ये लेंथ मालूम होनी चाहिए जो कि उन्होंने बताई हुई है कि ये 3 मीटर्स है, और दूसरा हमें जो एडिशनल डिस्टेंस, इसने तो कम डिस्टेंस ट्रैवल किया था, इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो वो एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हम लोगों ने इस पॉइंट A से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी, और इसको हम लोगों ने कहा था डेरिवेशन के अंदर S, और इस S की वैल्यू होती है m लेमडा। यानी अगर ये फर्स्ट फ्रिंज है तो 1 इंटू लेमडा, सेकेंड फ्रिंज है तो 2 इंटू लेमडा, थर्ड फ्रिंज है तो 3 इंटू लेमडा, फिफ्थ है तो 5 इंटू लेमडा। और इसके लिए फार्मूला हमारा था y इज इक्वल टू L इंटू एस डिवाइडेड बाई डी। अगर ये फार्मूला आपको एग्जाम में भूल जाए कि आपने डी ऊपर रखना है, एस रखना है, तो इसका मैंने याद भी आपका करने का तरीका डेरिवेशन में बताया था कि आपने यूँ राइट से लेफ्ट और ऊपर यूँ जाना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। तो अभी देखें, सबसे पहले y है इज इक्वल टू, इक्वेशन में क्या अगला L है, मतलब देखिए यहाँ से यूँ आ रहे हैं, L है मल्टीप्लाई बाय S है, और आखिरी चीज़ आपको पता होगा कि नीचे की तरफ है तो वो यही रह गई है D। y इज इक्वल टू L इंटू एस डिवाइड बाई डी, राइट साइड से यूँ मूव किए। अब S की जगह हम लोग इसके अंदर m लेमडा डाल दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू m इंटू लेमडा L डिवाइडेड बाई डी। तो बस तकरीबन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर आपको फॉर्मूला आ गया। गिवन क्या है हमारे पास वो लिख लेते हैं। सबसे पहले सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी है, लेमडा 620 नैनोमीटर। नैनो क्या होता है, 10⁻⁹ तो 620 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो उसके लिए हम लोग m लिख लेते हैं 5। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन क्या है, 3 मीटर। डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर क्या है, वो है y5। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वही फार्मूला लिख लेते हैं y फिफ्थ के लिए, m मल्टीप्लाई बाय लेमडा L डिवाइडेड बाय d। तो चूंकि फिफ्थ फ्रिंज है ज़्यादा, m की वैल्यू हो जाएगी 5, लेमडा की वैल्यू ऊपर गिवन है 620 इंटू 10⁻⁹, L है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय d, डिस्टेंस कितना है 1 इंटू 10⁻3। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 620 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9300, और इसके ऊपर 10⁻⁹ है, 10⁻3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻3। अभी 9300 है, ये है 10⁻⁹, तो 10⁻3 जब इसके साथ आएगा तो ये बन जाएगा 10⁻6। उस 10⁻6 में से 10⁻3 हम लोग अलग करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 9.3, और पीछे बच गया था 10⁻3, तो 10⁻3 अलग लिख लिया, और यूनिट है मीटर। अब 10⁻3 को हम मिली लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं 9.3 मिलीमीटर। यही हमारी बुक का भी आंसर है। न्यूमेरिकल 2 शुरू करने से पहले ये बता दूं कि YouTube पे बहुत सारे लोगों ने बुक्स, बल्कि तकरीबन सब ने ये न्यूमेरिकल गलत सॉल्व किया हुआ है, और आपका चूंकि कॉन्सेप्चुअल है लिहाजा आपने इसको समझना है। देखें, 2 पैरेलल स्लिट्स, ये 2 पैरेलल स्लिट्स हैं, आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स, 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। वन ऑफ विच इज़ 5.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये जो नोन है, नोन वेवलेंथ को मैं लेमडा के कह देता हूँ, के फॉर नोन, 5.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ऑन द स्क्रीन, यानी इनके सामने कोई एक स्क्रीन लगी होगी, ये नहीं, ये तो मैंने इसका आपसी डिस्टेंस इसको d बता दिया, ठीक है। जो 2 स्लेट्स का डिस्टेंस होता है उनको हम लोगों ने d कहा होता है, क्योंकि आगे फॉर्मूले में यूज़ होना है इसलिए भी यूज़ किया। तो ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन कहाँ होती है, इसके आगे लगी होती है। द फोर्थ डार्क लाइन ऑफ द नोन वेव लेंथ, फोर्थ डार्क लाइन बनानी है तो उससे पहले हम इनकी सेंटर लाइन बना लेते हैं।
जिसका डिस्टेंस हम लोगों ने L पढ़ा हुआ है अपने क्वेश्चन की जो सामने डेरिवेशन है उसमें पहले। अब ब्राइट ऑन द स्क्रीन फोर्थ डार्क लाइन ऑफ नॉन वेवलेंथ, तो चूंकि नॉन वेवलेंथ का हम लोगों ने कलर ग्रीन रखा है, लिहाजा इसकी जो ज़ीरो पे फ्रिंज होती है उसको हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। और फोर्थ डार्क लाइन मालूम किया तो सबसे पहले हमें 4 ब्राइट फ्रिंजेस बनानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इनके बीच बीच में डार्क फ्रिंजेस बनानी है, डार्क लाइंस, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क और फोर्थ डार्क लाइन। तो वो कह ये रहा है कि ये जो फोर्थ डार्क लाइन है ये वाली, ये कोइंसाइड करेगी फिफ्थ ब्राइट लाइन ऑफ अननोन वेवलेंथ, यानी जो रेड वाले की जो यहाँ पे हम फ्रिंजेस बनाएंगे, ठीक है, और वो अननोन वेवलेंथ है, तो उसकी यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनेंगी ज़ीरो के ऊपर इसकी मेन होती है, फिर इसके आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो ये जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ द अननोन वेवलेंथ है ये कोइंसाइड कर जाती है फोर्थ डार्क लाइन के साथ जो कि है नोन वेवलेंथ की, ठीक है। ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रही होती हैं, इनको हम पॉइंट पी कह देते हैं। तो मालूम क्या करना है, फाइंड द अननोन वेवलेंथ, यानी लेमडा यू के मालूम करनी है। तो उसके लिए देखें यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसको हम लोग वाई कहते होते हैं, जो हम लोगों ने डेरिवेशन की थी। और इसी तरह ये वाली हाइट जो है ये भी वाई है, और ये दोनों एक ही जितनी हाइट हैं, लिहाजा ये दोनों एक जितनी कहलाएंगी। अब ये वाली जो है इसको मैंने नाम दे दिया वाई, यानी हाइट ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द यूके, यानी अननोन वेवलेंथ। और यहाँ पे जो इसकी हाइट है उसको मैंने नाम दे दी है वाई फ्रॉम फोर्थ डार्क फ्रिंज ऑफ द नोन फ्रीक्वेंसी। ये एब्रीविएशन आपको समझ आ गई मैंने किस तरह लिखी है। तो अब आपका तकरीबन सवाल सॉल्व हो गया, लेकिन डायग्राम ज़रा पूरी कर लें। ये दो लाइंस यहाँ से जा रही होती हैं जिनकी वजह से फ्रिंजेस बनती हैं, और हम लोगों ने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे, जिसको पॉइंट क्यू हम लोग कह देते होते हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये एस डिस्टेंस होता है, और एस इससे फार्मूला बनता है y इज इक्वल टू एल इंटू एस ओवर डी। और इसको याद करने का मैंने डेरिवेशन में तरीका बताया था कि राइट से लेफ़्ट शुरू हो जाएं। यहाँ राइट पे y है, फिर नीचे आएँ l, और नीचे आएँ s, और लेफ़्ट पे आएँ d। तो अब देखें y इज़ इक्वल टू एल इंटू एस ओवर डी, वाई इज़ इक्वल टू एल इंटू एस ओवर डी। तो ये याद करने का भी तरीका है। s की वैल्यू क्या होती है, m लेमडा। जैसे अगर ये है तो इसकी वैल्यू होगी 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। तो ये हम लोग लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एस की जगह m लेमडा लिख दें तो हो जाएगा m लेमडा l ओवर d। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा बस ये m ही लिख देना होता है, m l लेमडा ओवर d, और y b लिख दिया जाएगा। लेकिन जब डार्क फ्रिंज होगी तो डार्क फ्रिंज के लिए m प्लस हाफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनी थी तो यहाँ पे m 0 था, ठीक है, तो ज़ीरो पोजीशन पे बनी है। जब पहली डार्क फ्रिंज आनी है तो 0 प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये ऊपर पहली डार्क फ्रिंज आ जाएगी। अब आप क्वेश्चन की तरफ आएँ। गिवन हमारे पास क्या है, वेवलेंथ ऑफ नॉन लाइट, ये लिख ली, और y4d के यानी हाइट ऑफ फोर्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द नॉन फ्रीक्वेंसी जो कि ये है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अननोन वेवलेंथ। बस ये आपका आ गया तो बस आपको सवाल समझ में आ गया, ठीक है। असल यही चीज़ आपने निकालनी थी, इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ अननोन लाइट हम लोगों ने मालूम करनी है जो कि लेमडा यू के मैंने कहा है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो यही इक्वेशन नीचे लिख लेंगे। अब इनके अंदर वैल्यूज डालनी है। वाई यानी हाइट फॉर द फोर्थ डार्क फ्रिंज ऑफ द नॉन फ्रीक्वेंसी, डार्क फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला m प्लस हाफ l इंटू लेमडा बाई टी। m की वैल्यू क्या है 4, फोर्थ डार्क फ्रिंज है, 4 प्लस हाफ इंटू l, एल एज इट इज़ लिखा जाएगा। लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या है नॉन वाले की, ये तो लेमडा के बाय डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी एम एल लेमडा बाय टी। लेकिन m कौन सा है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है इसकी, तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज 5 आएगा m की जगह। l लेमडा यू के यानी लेमडा अननोन डिवाइडेड बाय डी। अब देखें दोनों साइडों पे नीचे नीचे d है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों साइडों पे ऊपर l है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 प्लस हाफ होता है 4.5, और ये लेमडा के नॉन वेवलेंथ की वैल्यू डाल दी 5.82 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ ऑफ द अननोन लाइट लेमडा यू के। अभी लेमडा यू के निकालना है तो वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ये दोनों चीज़ें डिवाइडेड बाई 5। अब इनको जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5.22 × 10⁻⁷ मीटर,
और इसको राउंड फिगर में करेंगे तो 5.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये है वेवलेंथ ऑफ द अननोन लाइट और यही आपकी बुक में आंसर है। Numerical 3. When the movable mirror of Michelson interferometer is moved 0.1 mm, how many dark fringes pass through the reference point if light of wavelength 580 nanometer is used? बहुत ही आसान है, ये देखिए मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर, इसकी डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से अगर समझाऊँ तो यहाँ से जो लाइट आती है, इस बीम स्प्लिटर जो ग्लास है, इसके पीछे यहाँ सिल्वर लगा होता है, यहाँ से स्प्लिट होकर आधी ऊपर चली जाती है, आधी राइट चली जाती है। वापसी पे दोनों अगर एक ही जितना पाथ तय करके आए तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। लेकिन अब जब इस शीशे को हम थोड़ा सा पीछे मूव कर दें, कितना पीछे, उसको हम लोग कह देते हैं मिसाल के तौर पे λ/2, यानी हाफ वेवलेंथ। तो होगा क्या कि जो ये वाली वेव है, ये रे इधर आएगी और λ/2 ऊपर पाथ ट्रेवल करेगी एक्स्ट्रा, और वापस आते हुए भी एक्स्ट्रा पाथ λ/2 ट्रेवल करेगी। तो जाहिर है जब यहाँ पे आएंगी तो ये वाली रे एक कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करके आई है, λ/2 ऊपर जाते हुए, λ/2 नीचे जाते हुए, तो λ/2 प्लस λ/2 टोटल पाथ डिफरेंस ने लैम्डा एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। यानी एक दफ़ा फिर से जब ये आएगी तो क्रेस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर आएगा, और इसके नतीजे में एक और ब्राइट फ्रिंज जनरेट होगी। तो फ्रिंज शिफ्ट कितना हुआ, 1 फ्रिंज शिफ्ट। एक वेवलेंथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के अंदर एक फ्रिंज शिफ्ट आती है, इसको हम लोग कहते होते हैं एम। हमारे केस में कितनी फ्रिंज शिफ्ट आई हैं, 1। किसके नतीजे में, λ/2 मूवमेंट के नतीजे में। तो टोटल पी जिसको हम कहेंगे वो होगा λ/2। हमारा मिरर कितना मूव किया है, पी इज़ मिरर की मूवमेंट, तो वो हम लोगों ने λ/2 मूव किया है। अभी एम नंबर ऑफ फ्रिंजेस हों, ठीक है, बहुत सारी फ्रिंज शिफ्ट्स हों, तो उसको भी हम लोग λ/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है पी, यानी कि मिरर को कितना पीछे मूव किया गया है। तो अब होपफुली आपके लिए न्यूमेरिकल बिल्कुल ही आसान हो गया होगा। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, मिरर की मूवमेंट को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, पी 0.1 mm, और ये 0.1 mm से बन जाता है 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। वेवलेंथ है λ580 नैनोमीटर, इसको करेंगे 580 इंटू, नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹ और मीटर। हाउ मेनी डार्क फ्रिंजेस, यानी एम कितना है वो बताओ। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला वही P इज इक्वल टू एम इंटू λ/2। यहाँ से अगर m निकालना हो तो m हो जाएगा 2 उधर चलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई पी डिवाइड बाई लैम्डा। इनके अंदर वैल्यूज डालें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई लैम्डा की 580 इंटू 10⁻⁹। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 344.8 फ्रिंजेस, जो कि राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 345 फ्रिंजेस, और आपकी बुक में भी यही आंसर है। Numerical 4. A soap film has a refractive index of 1.4. How thick must the film be if it appears black when mercury light of wavelength 546.1 nanometer falls on it normally? इस क्वेश्चन से मुतालिक बुक में पढ़ाया नहीं गया और क्वेश्चन दे दिया गया है। लोगों ने यूट्यूब पे बच्चों को आंसर सॉल्व करके तो दिखा दिया है, बट रट्टा लगवा दिया है। मैं कोशिश करूंगा आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊं ताकि आप ई कैट और एमडी कैट के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। चलें शुरू करते हैं। गिवन हमें है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सोप फिल्म n इज इक्वल टू 1.4, वेवलेंथ लैम्डा गिवन है 546.1 नैनोमीटर। अब नैनो क्या होता है, ये मैंने इस तरह से याद किए हुए कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। आप बार बार इसको पढ़ें, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। शुरू करते हैं 10⁻⁻1 से, फिर 10⁻², 10⁻3, फिर 3 ऐड होते जाएंगे, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12। तो नैनो जो है वो आ रहा है 10⁻9, तो इसको हम लिख लेंगे 546.1 इंटू 10⁻9 मीटर। थिकनेस ऑफ सोप फिल्म हमने मालूम करनी है, टी और एक्स उसको कहेंगे। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये सोप फिल्म है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है 1.4। फॉर कॉन्सेप्ट याद रखें, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। इस सोप फिल्म की थिकनेस हमने फाइंड करनी है। वैसे तो टी टाइम के लिए यूज़ होता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ऐसे क्वेश्चंस में टी यूज़ हो रहा है, लिहाजा टी को सोप फिल्म की थिकनेस के लिए यूज़ किया जाएगा। मर्क्यूरी बल्ब से जो लाइट इस सोप फिल्म पे फॉल कर रही है उसकी वेवलेंथ है 546.1 इंटू 10⁻9 मीटर। यहाँ मैंने लैम्डा के साथ एयर इसलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट मीडियम
जो कि सोप फिल्म है, डेंसर है और उसमें जाने के बाद वेवलेंथ चेंज हो जाती है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखें कि यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है और जैसे ही वाटर जो कि हैवियर मीडियम है उसके अंदर जाने के बाद वेवलेंथ कम होना शुरू हो जाती है। वेव डेंसर मीडियम पे पड़ने के बाद स्प्लिट होती है। एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होके जाता है और एक हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है और दूसरे एंड पे जाके फिर से कुछ हिस्सा पास हो जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट होकर दोबारा एयर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन में वर्ड नॉर्मली लिखा हुआ है, मतलब एंगल पे नहीं बल्कि लाइट जो है पड़ रही है कैसे, परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है। तो एक रे तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मगर जो रे अंदर जाएगी वो सीधा जाएगी और सीधा ही वापस आएगी, यानी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो ट्रेवल करेगी वो होगा टू थिकनेस यानी 2t। पाथ डिफरेंस को हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्टडी कर चुके हैं कि वो m लेमडा की इक्वल होता है। और चूंकि ये एक्स्ट्रा पाथ इसने एयर में नहीं बल्कि डिफरेंट मीडियम जो कि सोप फिल्म है उसमें ट्रेवल किया है, इसलिए हम इसको लेमडा मीडियम लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडियम चेंज होने पे वेवलेंथ चेंज हो जाती है। आपको याद होगा स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला c इज इक्वल टू एफ लेमडा। c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम है, जबकि किसी डिफरेंट मीडियम में एंटर होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से स्पीड चेंज हो जाती है और इसका फॉर्मूला है n, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ c यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो जिस हैवियर मीडियम के अंदर जा रही है। और इनकी स्पीड की रेशो के अकॉर्डिंग ही इनकी वेवलेंथ की रेशो भी सेम ही होती है, क्योंकि ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। यहाँ से हमें वेवलेंथ इन मीडियम का फॉर्मूला मिल जाता है विच इज़ इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको हम राइट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगी 2t इज इक्वल टू m लेमडा एयर डिवाइडेड बाय n, जिसकी फेमस फॉर्म है 2tn इज इक्वल टू m लेमडा एयर, जिसमें एयर का वर्ड नॉर्मली लिखा नहीं जाता और फार्मूला लिखकर हम सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। मगर वन फाइनल कॉन्सेप्ट, फेज चेंज। जब भी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम्स जैसे एयर से आने वाली वेव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से टकराती है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो फेज चेंज हो जाता है, उसका कितना लेमडा बाय 2 फेज चेंज हो जाता है। जबकि रिफ्रैक्ट होने के बाद जो रे हाई रिफ्रैक्टिव मीडियम यहाँ पे सोप फिल्म है से होकर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है तो उसमें फेज चेंज नहीं होता। लिहाजा हाफ वेवलेंथ फेज डिफरेंस की वजह से ऑब्जर्वर को ब्लैक फ्रिंज या ब्लैक स्पॉट नज़र आता है, जो कि मज़ीद कंफर्म करता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब थिकनेस मालूम करने के लिए हम टर्म्स को रीअरेंज करके लिख देते हैं m लेमडा ओवर 2n। m की जगह 1 लिख लिया इसलिए कि फर्स्ट ऑर्डर डार्क नज़र आ रहा है नॉर्मल लाइट पड़ने से, और ईजीएस्ट होता है कि फर्स्ट ब्राइट या डार्क फ्रिंज को लिया जाए ताकि कैलकुलेशन आसान हो। लेमडा की वैल्यू गिवन है डिवाइडेड बाय 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.4। कैलकुलेट करने से ये वैल्यू आती है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, इसलिए 195.03 को 100 से डिवाइड करें और डिवाइड किया है तो ऊपर 10⁻⁻9 को 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जिससे ये आंसर आएगा जो कि वैल्यू है थिकनेस ऑफ सोप फिल्म की, और बुक में भी यही हमारा आंसर है। अब देखें असल में आपका न्यूमेरिकल इतना सा है, लिहाजा डरना नहीं है। बाकी जो मैंने समझाया वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए था, सिर्फ फार्मूला याद कर लेना है आपने। मज़ीद अगर आप कोई अच्छी एनिमेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक देख रहा हूँ, उसको भी गो थ्रू कर लें। न्यूमेरिकल 5 डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जब भी लफ्ज़ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आ जाए तो आपने फट से फार्मूला लिख लेना है d sin थीटा इज इक्वल टू m लेमडा।
diffraction grating has 5000 lines per centimeter. At what angle does the second order spectrum of the sodium yellow light of wavelength 589 nanometer occur? ये देखें, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की एनिमेशन से मैंने पिक्चर निकाली है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मैंने खुद ही बनाई थी। इसके इस हिस्से को देखें, रे 1 और रे 2, इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना नज़र आ रहा है आपको? लैम्डा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। थीटा के ऑपोजिट साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम लोगों ने थीटा निकालना हो तो क्या फार्मूला होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें क्या है? लैम्डा, और हाइपोटेन्यूज क्या है? डी। तो यहाँ से बन जाता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा के साथ 1 लिखा हुआ है। 1 ना भी लिखा जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखें, ये मैं सेकंड ऑर्डर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा। अगर थर्ड ऑर्डर ड्रॉ किया जाए तो वो हो जाएगा 3 लैम्डा। लिहाजा इससे हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। लेकिन इन न्यूमेरिकल्स में हमें डी गिवन नहीं होगा, बल्कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की लाइंस पर सेंटीमीटर या पर मिलीमीटर गिवन होंगी। तो चलें एक ग्रेटिंग दिखाता हूँ आपको पहले। ये है एक ग्रेटिंग जिसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, करते करते टोटल 5000 लाइंस। और कितने हिस्से में? 1 सेंटीमीटर इसका साइज़ है। तो अगर सिर्फ एक लाइन की निकालनी हो हम लोगों ने हाइट, तो वो हो जाएगा, जिसको डी कहते हैं, वो हो जाएगा डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5000, और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। चलिए अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है? ग्रेटिंग की लाइंस, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम यानी एम इज इक्वल टू 2। वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा 589 नैनोमीटर। नैनो क्या होता है? 10⁻⁹। एंगल थीटा मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। हम लोगों ने चूँकि थीटा मालूम करना है, लिहाजा हम इसको करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। अब डी तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है, तो करते हैं। डी इज इक्वल टू 1/n, यानी 1/5000 सेंटीमीटर। 1/5000 से आ जाता है 0.0002 सेंटीमीटर। तो ये हम यहाँ पे गिवन के नीचे लिख लेते हैं 0.0002 सेंटीमीटर। अब 0.0002 को अगर सिर्फ 2 लिखा जाए तो वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4, जबकि सेंटी भी बताते खुद जो होता है 10⁻⁻2। इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो हो जाएगा 2 × 10⁻6 मीटर। अब इसको नीचे हम लोगों ने जो फार्मूला रीअरेंज किया हुआ है उसके अंदर डालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है? 2, लैम्डा की वैल्यू है 589 × 10⁻⁹, और डिवाइडेड बाय डी करना है। डी की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 2 × 10⁻6। तो 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गए, और ये बच गया 5, ऊपर बच गया 589 × 10⁻⁹, और नीचे का 10⁻6 जब ऊपर जाएगा तो पावर उसकी +6 हो जाएगी। अब ये हो गया 589 × 10⁻3। इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0.589, क्योंकि 10⁻3 था, यानी डिवाइडेड बाय 1000 है। तो इससे भी हमारे पास करेंगे थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू हमने निकालनी थी एंगल, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.589। तो इससे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 35.66 डिग्री, जो कि राउंड ऑफ करते हैं तो बन जाता है 36 डिग्री। न्यूमेरिकल 6, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग। जब भी ग्रेटिंग का लफ्ज़ आ जाए तो हमने कौन सा फार्मूला लिख लेना है? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। लिहाजा ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का है। विच हैज़ 250 लाइन्स पर मिलीमीटर। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर विच डेविएशन इन सेकंड ऑर्डर इज 12 डिग्री। तो ये है हमारे पास एक अदर डिफरेंशियल ग्रेटिंग, इस दफ़ा 250 लाइन्स पर mm वाली है। तो गिवन हमारे पास क्या कुछ है? ग्रेटिंग लाइन्स n, कैपिटल N इज इक्वल टू 250 लाइन्स पर mm, इसको कैपिटल N कहते हैं जो नंबर ऑफ ग्रेटिंग्स होती हैं। सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम यानी m इज इक्वल टू 2, डेविएशन एंगल थीटा गिवन है 12 डिग्री, और वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा हमने मालूम करनी है। अब देखें, हमें कैपिटल N तो गिवन है जो कि डिफरेंशियल ग्रेटिंग की वैल्यू है, तो इस हम लोगों ने D निकालना होता है, क्योंकि फार्मूले में तो स्मॉल d है। तो वो हम किस तरह निकालते हैं? D इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू 1/250 मिलीमीटर। इससे क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.004 मिलीमीटर। तो ये हम लोग लिख देते हैं स्लेट कैप D इज इक्वल टू 0.004 मिलीमीटर।
तो 0.004 को अगर हमने सिर्फ 4 लिखना हो तो क्या बन जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ और जो बताते खुद मिलीमीटर का m है मिली, उसकी भी वैल्यू होती है 10⁻³ तो वो भी ऊपर -3 हम लोग कर दिया, और मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब हम लोग रेडी हैं सोल्यूशन करने के लिए। सबसे पहले डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लेंगे, d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, m लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा। इस तरह कर लेंगे क्योंकि हम लोगों को लैम्डा चाहिए, लैम्डा फाइंड आउट करना है तो वो लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। m की वैल्यू है 2 तो ये हो गया 2 लैम्डा इक्वल टू d sin थीटा, d की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻6 और sin थीटा मतलब साइन ऑफ 12 डिग्री। अब ये देखिए लेफ्ट साइड पे 2 है, इक्वेशन के राइट साइड पे 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है, 4 की जगह सिर्फ 2 हो जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 12 की वैल्यू है 0.2079 कैलकुलेटर से। लैम्डा इज इक्वल टू 0.2079 मल्टीप्लाई बाय 2 से हमारे पास आ जाएगा 0.4158 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। 0.4158 की जगह हम लोग 4158 कर दें तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10⁻⁻4 से, और 10⁻6 तो ऑलरेडी मौजूद है। अगर इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4158 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर्स। ये हमारा आंसर है। लेकिन एक आखिरी बात कि 10⁻10 मीटर्स का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम, तो कहीं कहीं पे ये भी चीज़ आपको गिवन हो सकती है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 4158 एंगस्ट्रॉम। Numerical 7. In certain X-rays diffraction experiment, the first order image is observed at an angle of 5 degree for a crystal plane spacing of 2.8 into 10⁻10 meter. What is the wavelength of X-rays used? याद रखें जब भी कभी X-rays का जिक्र आए या क्रिस्टल की प्लेन स्पेसिंग का जिक्र आए तो आपने ऐसे में ब्रैग्स लॉ यूज़ करना है, और ये पिक्चर आपके जहन में आ जानी चाहिए जिसकी डेरिवेशन मैंने आपको कराई थी और लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब ये देखें, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है विद फर्स्ट ऑर्डर तो इसका मतलब होता है 1 लैम्डा। क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर इमेज, यानी दोनों के पाथ डिफरेंस में 1 लैम्डा का डिफरेंस है। ये है 5 डिग्री का एंगल, क्योंकि एंगल जिसने गिवन है ऑब्जर्व्ड एंगल है 5 डिग्री। प्लेन स्पेसिंग है 2.8 इंटू 10⁻10 मीटर जिसको स्मॉल डी कहते हैं, और कहा जा रहा है कि इन दोनों रेज जो 1 और 2 पढ़ रही हैं इनकी वेवलेंथ क्या है, क्योंकि ये एक्स रेज हैं। गिवन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम यानी m की वैल्यू है 1, ग्लांसिंग एंगल थीटा 5 डिग्री है, लेयर प्लेन स्पेसिंग स्मॉल d 2.8 इंटू 10⁻10 मीटर है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज लैम्डा ये मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है ब्रैग लॉ का 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। चूँकि हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है लिहाजा m लैम्डा को लेफ्ट साइड पे और 2d sin थीटा को राइट साइड पे लिख लेते हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं। m की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1 फर्स्ट ऑर्डर है, और लैम्डा एज इट इज़ 2, d की वैल्यू 2.8 इंटू 10⁻10, साइन थीटा की वैल्यू साइन ऑफ 5 डिग्री। अब लेफ्ट साइड पे तो लैम्डा रह गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 2.8 से हमारे पास आ गया 5.6 इंटू 10⁻10, साइन 5 की वैल्यू है 0.087। अब 5.6 और 0.087 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 0.487 इंटू 10⁻10 मीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 0.49 राउंड फिगर में हम लोगों ने कर दिया इंटू 10⁻10 मीटर। लेकिन एक चीज़ याद रहे, आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन 10⁻10 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, यानी हमारा आंसर ये भी बन सकता है 0.49 एंगस्ट्रॉम। न्यूमेरिकल 8. An X-ray beam of wavelength 0.48 into 10⁻10 meter is used to get Bragg reflection from a crystal at an angle of 20 degree for the first order maximum. What are the possible layer plane spacing which give rise to this maximum? देखिए जब भी कभी आपके पास एक्सरे आ जाए, क्रिस्टल आ जाए, तो आपके पास ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन यूज होती है। इस क्वेश्चन में तो इत्तेफाक से ब्रैग्स रिफ्लेक्शन लिखा भी है, तो आपके ध्यान में फौरी तौर पे ये पिक्चर आ जानी चाहिए जिसकी डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखें इस दफ़ा आपके पास वेवलेंथ गिवन है, और क्या गिवन है आपके पास, एंगल गिवन है थीटा 20 डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम यानी कि 1 लैम्डा, ये डिफरेंस है दोनों के पाथ में जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्राइटनेस आ रही है। व्हाट आर द पॉसिबल लेयर प्लेन स्पेसिंग, तो आप मालूम ये करना चाह रहे हैं कि जो क्रिस्टल आपको गिवन है उसके प्लेन की स्पेसिंग डी कितना डिफरेंस है इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम आता है। तो सबसे पहले आप लोग गिवन लिख लें
वेवलेंथ मालूम है एक्सरेज की, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम है यानी m की वैल्यू 1 है, ग्लांसिंग एंगल थीटा मालूम है 20 डिग्री, लेयर प्लेन स्पेसिंग स्मॉल d हमने मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला ब्रैग्स इक्वेशन का जो फार्मूला है वो वाहिद फार्मूला है जिसमें 2d साइन थीटा होता है, बाकी सारे इस चैप्टर के d साइन थीटा हैं। तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, 2 और d एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि d हमने मालूम करना है। साइन थीटा की जगह लिख लेते हैं साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम m की वैल्यू 1 डाल दी हमने, और लेमडा 0.48 इंटू 10⁻⁻10। अब 2d एज इट इज लिख लिया, साइन 20 की वैल्यू कैलकुलेटर से की 0.342, और राइट साइड पे 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे वेवलेंथ से तो आंसर यही आ जाएगा 0.48 इंटू 10⁻10। अब d को एक साइड पे रखते हैं, 0.4 इंटू 10⁻10 ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय, और लेफ्ट साइड से 2 नीचे आ जाएगा और 0.342। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 0.7017 इंटू 10⁻10 मीटर। राउंड ऑफ करें इसको तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.70 इंटू 10⁻10 मीटर, और यही लेयर की प्लेन स्पेसिंग है। आंसर तो यहाँ तक बन जाता है, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 10⁻10 मीटर्स को 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, लिहाजा हमारा आंसर इस तरह भी लिखा जा सकता है 0.70 इंटू 10⁻10 की जगह एंगस्ट्रॉम लिखते हैं। Numerical 9. The spacing of one set of crystal planes in sodium chloride table salt is d is equal to 0.289 nanometer. A monochromatic beam of X-rays produces a Bragg's maximum when its glancing angle with these planes is theta 7 degree. Assuming that this is a first order maximum, m is equal to 1, ये तो और भी आसान सवाल हो गया। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दीज एक्सरेज। देखें, जब भी आपके पास लफ्ज़ क्रिस्टल आ जाए, एक्सरेज आ जाए, तो इसका मतलब है ब्रैग्स इक्वेशन यूज़ होनी है। इस सवाल में तो ऑलरेडी ब्रैग्स मैक्सिमम का लफ्ज़ भी यूज़ किया गया, तो आपके जहन में ब्रैग्स लॉ की ये पिक्चर आ जानी चाहिए जिसके नीचे फार्मूला लिखा हो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। मैं रिपीट कर दूं कि इस चैप्टर में ये वाहिद इक्वेशन है जिसमें 2 आ रहा होता है। बाकी जितने भी सिंगल स्लिट डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं या डिफरेंशियल ग्रेटिंग है उसमें सिंपल d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा होता है। ये वाहिद है ब्रैग्स लॉ, क्योंकि ये बाप बेटे ने मिलकर बनाया था, इसको मैंने ध्यान में रखा हुआ है, इसलिए इससे 2 एक एक्स्ट्रा आ जाता होता है। तो अभी यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में आपको d जो है वो गिवन है 0.282 नैनोमीटर, जो कि दो प्लेन्स के बीच का गैप है, डिफरेंस है। और आपके पास क्या है, थीटा ग्लांसिंग एंगल मालूम है 7 डिग्री, जो आपके पास m थॉर्डर होता है, यहाँ पे m की वैल्यू है 1, तो 1 लेमडा यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, m की वैल्यू 1 है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पे। और आपने मालूम क्या करना है, वेव लेंथ ऑफ एक्सरेज। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, देखें, क्रिस्टल प्लेन स्पेसिंग का डिस्टेंस d इज इक्वल टू 0.282 नैनोमीटर। इसको नैनो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁹, तो वो हम लोगों ने साथ में लिख ली। ग्लांसिंग एंगल मालूम है थीटा 7 डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम यानी m इज इक्वल टू 1 है, और वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज हमने मालूम करनी है लैम्डा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप जो है इक्वेशन लिख लेंगे ब्रैग्स लॉ की, जो है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। हमने चूंकि लैम्डा मालूम करना है लिहाजा m लैम्डा को लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और 2d साइन थीटा को राइट साइड पे। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट इन करते हैं। m की जगह 1 लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू क्या है 2.282 इंटू 10⁻⁹, और साइन थीटा की जगह लिख लेंगे साइन 7 डिग्री। अब लेफ्ट साइड पे बचेगा लेमडा, 2 को मल्टीप्लाई किया 0.282 से तो वैल्यू आ जाती है 0.564, और 10⁻⁹ एज इट इज़। साइन ऑफ 7 डिग्री होता है 0.122। अब 0.122 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.564 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0688, जबकि 10⁻⁹ एज इट इज़, और वेवलेंथ मीटर्स में होती है, लिहाजा मीटर भी साथ में लिख दिए। राउंड ऑफ करके अगर इसको लिखना है तो अभी क्या हो जाएगा 0.069 नैनोमीटर, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। Study with me, a learning experience.